वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म। अमाइनो एसिड एनाबॉलिज्म हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का मैं लिंक वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म से। तो देखिए, अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। देखिए, आपको याद होगा हमने जब बात की थी अमाइनो एसिड एनाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म में हमने एक बात की थी कि नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आइन जो है इनकॉर्पोरेट होता है अमाइनो एसिड में। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में? अमोनियम आइन की फॉर्म में अमाइनो एसिड में इनकॉर्पोरेट होता है। ठीक है, अब क्योंकि कैटाबॉलिज्म हो रहा है, मीन्स जब अमाइनो एसिड्स ब्रेकडाउन होंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड्स ब्रेकडाउन होंगे तो ये जो अमोनियम आइन है ये निकलेगा। ठीक है, अब इसका डिग्रेड होना या यूज होना मीन्स अमाइनो एसिड्स में जो ये अमोनियम आइन है इसका यूज होना चाहिए या इसका एक्सक्रीट होना चाहिए। देखिए, अमाइनो जो ये अमाइनो ग्रुप है, जो ये अमोनियम आइन्स निकलेंगे, इनका बॉडी में एक्यूमुलेट होना इतना सीवियर हो सकता है कि ये डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इन अमोनियम आयन का रिमूव होना चाहिए या तो बॉडी से, या इनका कुछ यूटिलाइज होना चाहिए बॉडी में। इनको एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक लेवल से ज़्यादा ये बॉडी में एक्यूमुलेट करेंगे तो ये डेथ तक कॉज कर सकती हैं। कोमा हो सकता है पर्सन को, डेथ हो सकती है पर्सन की। तो समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए अमाइनो एसिड जब हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बात करना है उसमें बाय रिमूविंग द अमाइनो ग्रुप। जो ये अमोनियम आइन है, जो अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप होता है उसका रिमूवल बहुत ज़रूरी है आपको बात करना। तो देखिए, जब आप अमाइनो ग्रुप के रिमूवल की बात करेंगे, ये आपका अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पर डीएमिनेशन होता है, और डीएमिनेशन होगा तो ये अमोनियम आइन निकलेगा, ये अमोनियम आइन निकलेगा। अब क्योंकि ये अमोनिया जो है, या तो ये बायोसिंथेसिस में चला जाए। ये बायोसिंथेसिस किस चीज़ की? लाइक न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस, अमाइनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस, इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, या फिर ये यूरिया साइकिल में जाके इन द फॉर्म ऑफ यूरिया ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। ध्यान से सुनिए, अमोनियम आइन आपकी जब अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होगा, जब अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होगा तो ये अमोनियम आइन निकलेंगे। ठीक है, अब या तो अमोनियम आइन के पास जब या तो ये बायोसिंथेसिस में चले जाएं, बायोसिंथेसिस किस चीज़ की? लाइक न्यूक्लियोटाइड्स की, अमाइनो एसिड्स की, इन सब की, या फिर ये यूरिया साइकिल में जाके ये एज आ यूरिया फॉर्म करें, यूरिया बन के बॉडी से एज आ वेस्ट मटेरियल वो निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी फॉर्म है कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन टू कॉमन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। ठीक है, समझ आया आपको? देखिए, दोबारा सुनिए। द कैटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड यूजुअली बिगिंस बाय रिमूविंग द अमाइनो ग्रुप। आपको ये बात समझ आ रही है अमाइनो ग्रुप का रिमूव होना क्यों ज़रूरी है? या तो वो बायोसिंथेसिस में चले जाएं, या वो यूरिया की तरीके से यूरिया की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएं। ठीक है, या फिर वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बन जाए। ठीक है, कन्वर्ट हो जाए मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर अमोनिया आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में, तो ये इतना सीवियर हो सकता है कि आपकी डेथ तक हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं। समझ रहे हैं? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं अमोनिया बहुत ज़्यादा अगर एक लेवल से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, लाइक हाइपर अमोनेमिया बोलते हैं उसे। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज हम बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखिए, 3 कॉमन स्टेजेस होती हैं। रिमूवल ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड डीएमिनेशन एंड कन्वर्जन ऑफ अमाइनो ग्रुप टू अमोनिया। ये आप पहली स्टेज देखिए, ये है कि ये डीएमिनेशन हुआ है। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड रिमूव हुआ है, जो अमाइनो एसिड से ये जो अमोनिया निकला है, इसे हम बोलते हैं डीएमिनेशन, अमाइनो एसिड डीएमिनेशन एंड कन्वर्जन ऑफ अमाइनो ग्रुप टू अमोनिया में वो कन्वर्ट हो गया है। इनकॉर्पोरेशन होना, या फिर इस अमोनिया का इनकॉर्पोरेशन होना यूरिया में, यूरिया बन रहा है यूरिया साइकिल के थ्रू। यूरिया साइकिल आपको आगे चल के समझ आएगी इसी वीडियो में। थर्ड, कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड कार्बन स्केलेटन टू कॉमन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट।
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी अच्छी तरीके से, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पूरी क्लियर हुई होगी। अमाइनो एसिड है आपका। अगर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डीएमिनेशन हुआ तो आपका अमाइनो ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा अमीनो ग्रुप में, अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब वो अमाइनो ग्रुप, ये अमोनियम आइन जो है, या तो बायोसिंथेसिस के लिए चला जाए, बायोसिंथेसिस मीन्स लाइक ये किसी में भी जाके इंकॉपरेट हो जाए, लाइक न्यूक्लियोटाइड की जब बायोसिंथेसिस होती है, जब अमाइनो एसिड हम एनाबॉलिज्म की बात करते हैं तब भी अमोनिया जो है इंकॉपरेट होता है आपका, ठीक है। या फिर ये यूरिया की फॉर्म में बॉडी से वेस्ट की तरह रिमूव हो जाए, या फिर ये जो कार्बन स्केलेटन है अमाइनो एसिड का, ये कन्वर्ट हो जाए मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब अमाइनो एसिड डीएमिनेशन की बात करते हैं हम। इट इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ट्रांसअमीनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। दो टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, एक होता है ट्रांसअमीनेशन, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। पहले हम बात करेंगे ट्रांसअमीनेशन की, तो चलिए बात करते हैं ट्रांसअमीनेशन की। देखिए नाम से ही पता लग रहा है ट्रांसअमीनेशन के कि ट्रांसफर होना अमाइनो ग्रुप का, इस अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होना कहाँ पर, किसी कीटो एसिड पर। ट्रांसअमीनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो इस अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होना इस कीटो कार्बन पर, इस कीटो कार्बन पर ट्रांसफर होना अमाइनो ग्रुप का, इसे हम बोलते हैं ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में ये जो आपका अमाइनो ग्रुप है ये ट्रांसफर होगा इस कीटो कार्बन पर, ये कीटो कार्बन दे रखा है इस पर, ठीक है। अब क्योंकि ये अपना अमाइनो ग्रुप दे रहा है तो ये डोनर हो गया, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। तो अब ये बात पढ़िए आप यहाँ पर, द डोमिनेंट रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिमूविंग अमाइनो एसिड नाइट्रोजन आर नोन एज ट्रांसअमीनेशंस। ट्रांसअमीनेशंस इन्वॉल्व मूविंग एन एल्फा अमाइनो ग्रुप, ये एल्फा अमाइनो ग्रुप है, फ्रॉम आर डोनर एल्फा अमाइनो एसिड, ये डोनर, ये पूरा अमाइनो एसिड को बोलते हैं हम डोनर अमाइनो एसिड, टू द कीटो कार्बन, ये कीटो कार्बन है, ये वाला कीटो कार्बन है, टू द कीटो कार्बन ऑफ एन एक्सेप्टर एल्फा कीटो एसिड, ये क्या है आपका एक्सेप्टर है। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, अब क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में, आप देखिए रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, एल्फा कीटो डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड फॉर्म्ड। ये अल्फा कीटो एसिड है आपका और ये करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड फॉर्म हो गया आपका। समझ आया आपको क्या रिजल्ट में मिला, आपका रिजल्ट में क्या मिला, एक अल्फा कीटो एसिड और एक करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड फॉर्म हो गया है। ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है, इस एंजाइम को बोलते हैं हम अमाइनो ट्रांसफरेज या फिर ट्रांस एमिनेज, और जो ये रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। ध्यान से समझ आइए आपको ये चीज़। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन, थेरोनिन एंड प्रोलीन पार्टिसिपेटेड इन ट्रांस एमिनेशन ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म। देखिए जब कैटाबॉलिज्म में ये जो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होती है सारे अमाइनो एसिड्स पार्ट लेते हैं एक्सेप्ट 3 अमाइनो एसिड, लाइसिन, थेरोनिन, प्रोलीन। समझ आई आपको बात। ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो ये अमाइनो ग्रुप है ये ट्रांसफर होता है कीटो कार्बन पर, ये कीटो कार्बन है इस पर ट्रांसफर होगा, पहली बात। अब क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है तो जो इसे एक्सेप्ट कर रहा है वो हो गया एक्सेप्टर, और जो इस अमाइनो ग्रुप को दे रहा है वो हो गया डोनर, ठीक है। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, उसे बोलते हैं अमाइनो ट्रांसफरेज। इससे हमें क्या मिलता है इस रिएक्शन से, एक हमें अल्फा कीटो डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड मिला, ये अल्फा कीटो डेरिवेटिव है ना, तो ये अमाइनो एसिड मिला हमें, और एक अमाइनो एसिड देखिए एक तो अमाइनो एसिड फॉर्म्ड हो गया और एक अल्फा कीटो एसिड मिल गया आपको, ठीक है। समझ आया। और 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो इसमें पार्ट नहीं लेते, कौन कौन से, लाइसिन, थेरोनिन, प्रोलीन, लाइसिन, थेरोनिन, प्रोलीन, LTP, ठीक है, LTP। अब आगे चलते हैं, अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं हम, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। पहले ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका इसमें देखिए क्या बन के आया ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में, ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। ग्लूटामेट सिर्फ एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो आगे चल के ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में जाएगा। ग्लूटामेट ये जो अमाइनो एसिड है, अभी जब आप ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन पढ़ेंगे तो ग्लूटामेट ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में जाएगा, पहली बात। आपने देखा ट्रांसअमीनेशन से क्या आपको कोई नेट अमाइनो ग्रुप मिला, नहीं मिला, क्या हुआ, बस ट्रांसफर हुआ अमाइनो ग्रुप का, ट्रांसफर हुआ अमाइनो ग्रुप का। अब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से देखिए आपको क्या मिलता है। देखिए जब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा तो ग्लूटामेट है आपका,
वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाएगा और आपको नेट रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक अमाइनो ग्रुप मिलेगा। जो ये अमाइनो ग्रुप है, जो ये अमोनिया है, इसे तो वैसे हम अमोनियम आयन बोलेंगे, जो ये अमोनिया है ये आगे चल के यूरिया साइकिल में जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या होगा। एन अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड। ये जो आपका अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट, जिसे आप ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, ये क्या है, क्या बनाएगा, कीटो एसिड, बाय द रिमूवल ऑफ अमाइन फंक्शनल ग्रुप एज अमोनिया। ये रिमूव किया इसने, एक अमाइन फंक्शनल ग्रुप रिमूव किया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, एंड अमाइन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द कीटोन ग्रुप। द अमोनिया इवेंचुअली गोज इनटू द यूरिया साइकिल। ये किस में जाएगा, यूरिया साइकिल में। ठीक है, अब नेक्स्ट चले हम। अच्छा, एक बात तो यहाँ देखिए, इनिबिटर और एक्टिवेटर। ATP, GTP एंड NADH आर एक्ट एज आ इनिबिटर। It will act as a inhibitor. ATP, GTP, NADH, ADP, GDP and NAD plus it will act as a activator. समझ आया? एक्टिवेटर की तरह कौन एक्ट करेगा, एक्टिवेटर की तरह कौन एक्ट करेगा, ADP, GDP, NAD प्लस। ठीक है, इनहिबिटर की तरह कौन एक्ट करेगा, NADH, ATP, GTP। और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे यूरिया साइकिल की। आपको ये तो समझ आ गया कि क्यों रिमूवल ज़रूरी है अमोनिया का बॉडी से। ठीक है, अब देखिए जब अमोनिया जो है रिमूव होगा बॉडी से, जब अमोनिया जो है ये बॉडी से रिमूव होता है ना, जो ये अमोनिया है जब ये बॉडी से रिमूव होता है तो इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अमोनिया को अपनी बॉडी से बिना किसी कन्वर्जन के एज इट इज़ अमोनिया को रिमूव करवाएंगे बॉडी से, तो बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, पहले एक बात समझिए, जब अमोनिया को अगर आप यूरिया बनाएंगे तो कुछ ATP यूटिलाइज होंगे। ठीक है, मीन्स कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वो खुद ही पानी में रह रहे हैं, तो आप बताइए क्या उनके पास कोई पानी की कमी है, नहीं है ना। तो वो अमोनिया को एज इट इज़ अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट करा देते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन जो एक्वाटिक एनिमल्स में जो होता है वो अमोनिया की फॉर्म में ही हो जाता है। लेकिन अगर बात करें हम ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस क्योंकि पानी में तो रहते नहीं हैं, हम लोग लैंड पे रहते हैं, और क्योंकि हम इतना पानी नहीं पी सकते पूरे दिन में कि हम अमोनिया को एज इट इज़ अमोनिया की फॉर्म में रिमूव करा दें, तो हम अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में रिमूव कराते हैं, चाहे हमें कुछ एनर्जी यूज़ करवानी पड़ जाए, चाहे हमें कुछ एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़े अमोनिया को यूरिया बनाने में, चाहे कुछ एनर्जी हमें यूटिलाइज करनी पड़े। लेकिन क्योंकि हम इतना पानी वेस्ट नहीं कर सकते अमोनिया को एक्सक्रीट कराने में। ठीक है, और कुछ आपको जैसे बर्ड्स हैं जो आपको ये दिखती हैं, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अमोनिया को रिमूव कराते हैं, क्योंकि ये तो और भी कम पानी को वेस्ट करते हैं अपने बॉडी से। तो आपने देखा होगा जो इनकी पॉटी होती है वो बहुत लाइक पेस्ट फॉर्म में होती है, वाइट पेस्ट फॉर्म में। ठीक है, बहुत थोड़ी सी, तो दैट इज यूरिक एसिड। ठीक है, समझ आया। तो जो अमोनिया की फॉर्म में रिमूव कराते हैं, जो अमोनिया को एक्सक्रीट कराते हैं, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। समझ आया, उन्हें क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। जो यूरिया को रिमूव कराते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट कराते हैं, उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक। जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कराते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। समझ आया, क्योंकि अमोनिया को रिमूव कराने के लिए आपको बहुत पानी चाहिए। तो क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स तो पानी में ही रह रहे हैं, उनके पास तो पानी की कोई कमी ही नहीं है, तो वो तो अमोनिया को एज इट इज़ रिमूव करा देंगे, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम अगर ह्यूमन की बात करें तो हम इतना पानी नहीं पी सकते पर डे कि अमोनिया को एज इट इज़ रिमूव कराएं, तो हम अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में रिमूव कराते हैं। अगर मैं बात करूँ जो ये बर्ड्स वगैरह हैं, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अमोनिया को रिमूव कराती हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यूरिया साइकिल में इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था क्रेब्स एंड हेंसलेट ने, तो इसे क्रेब्स हेंसलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्रेब्स हेंसलेट साइकिल को क्रेब्स साइकिल से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, क्रेब्स साइकिल TCA साइकिल होती है। क्रेब्स हेंसलेट पूरा नाम ध्यान रखिएगा, क्रेब्स हेंसलेट इज यूरिया साइकिल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, 5 स्टेप होते हैं टोटल इस साइकिल में। पहली बात, ये लिवर सेल में अकर करती है। ठीक है, लिवर सेल में, ये लिवर दिखा रखा है आपको, लिवर सेल में अकर करती है। इसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, टोटल 5 स्टेप्स,
जिसमें से 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और 3 स्टेप साइटोसोल में। जिसमें से 2 स्टेप तो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और 3 स्टेप साइटोसोल में। इतना बात समझ आया? अब पहले ध्यान से सुनिए कैसे ये साइकिल स्टार्ट होगी। ध्यान से सुनिए, ये HCO3NH4 अमोनिया प्लस HCO3 मिलके कार्बेमाइल फॉस्फेट बनाएगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट। HCO3NH4 मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा। इसके लिए 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। एक ATP तो HCO3 को एक्टिवेट कराने के लिए चाहिए। दूसरा ATP जो ये कार्बेमॉइल होता है उसे फॉस्फोराइलेट कराने के लिए चाहिए। समझ आया 2 ATP की रिक्वायरमेंट क्यों है? एक ATP तो आपका ये जो HCO3 है इसे एक्टिवेट कराना है, दूसरा ATP जो ये कार्बेमॉइल है उसे फॉस्फोराइलेट कराना है। तब आपका बनेगा कार्बेमॉइल फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होगा? कार्बेमॉइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। सिंथेटेज आ गया मीन्स ATP यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। सिंथेटेज 1, कार्बेमॉइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। अब क्योंकि आपका कार्बेमॉइल फॉस्फेट बन गया, अब कार्बेमॉइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलके कार्बेमॉइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलके सिट्रुलिन बनाएगा। कार्बेमॉइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलके सिट्रुलिन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ध्यान से सुनिए, कार्बेमॉइल फॉस्फेट सिट्रुलिन ऑर्निथीन के साथ मिलके सिट्रुलिन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, सिट्रुलिन बन गया। अब ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आ गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आ गया। तो देखिए 2 स्टेप हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में, एक ये स्टेप हो गया और दूसरा ये स्टेप हो गया, ठीक है, एक ये और दूसरा ये। अब सिट्रुलिन आपका साइटोप्लाज्म में आ गया। सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ मिलके क्या बनाएगा? आपका आर्जिनोसक्सिनेट। सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ मिलके आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम यूज होगा और ये एक ATP डिपेंडेंट रिएक्शन है। ये क्या है? एक ATP डिपेंडेंट रिएक्शन। सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ मिलके आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, ये एक ATP डिपेंडेंट रिएक्शन है। एंजाइम होगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, क्योंकि ATP यूटिलाइज हो रहा है। इतनी बात समझ आई? अब आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस की हेल्प से टूट जाएगा आर्जिनिन और फ्यूमारेट में। ध्यान से सुनिए, आर्जिनोसक्सिनेट आपका आर्जिनोसक्सिनेट लाइएस, लाइएस मीन्स ब्रेकडाउन, 2 में ब्रेकडाउन कर देगा। तो एक बनेगा आपका आर्जिनिन, दूसरा बनेगा फ्यूमारेट। फ्यूमारेट तो आपको पता है TCA साइकिल में चला जाएगा, फ्यूमारेट से मेलेट, ठीक है, मेलेट से ऑक्सैलोएसिटेट। तो ये फ्यूमारेट तो आपका TCA साइकिल में चला गया। अब ये जो आर्जिनिन बना है, ध्यान से सुनिए, ये जो आर्जिनिन बना है, ये आर्जिनिन वाटर के साथ मिलके, आर्जिनिन वाटर के साथ मिलके यूरिया बनाएगा। देखिए बन गया यूरिया, आर्जिनिन वाटर के साथ मिलके यूरिया बनाएगा और ऑर्निथिन बनाएगा। समझ आया? आर्जिनिन वाटर के साथ मिलके ऑर्निथिन और यूरिया 2 चीज बनाएगा, यूरिया एंड एज वेल एज ऑर्निथिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेस, आर्जिनेस। अब ऑर्निथिन दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और फिर दोबारा से यही साइकिल चलती रहेगी। कार्बेमॉइल फॉस्फेट के साथ मिलके ऑर्निथिन सिट्रुलिन बनाएगा। समझ आया आपको? तो देखिए 2 स्टेप तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हुए और 3 स्टेप साइटोप्लाज्म में। कौन कौन से? जब सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ मिलके बना तो एक ये स्टेप, जब आर्जिनोसक्सिनेट टूटा ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, जब आपका ऑर्निथिन और यूरिया बना, ठीक है। और 2 स्टेप आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, 1 और 2, तो टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, 2 माइटोकॉन्ड्रिया में और 3 साइटोप्लाज्म में। ये साइकिल जो है कहाँ आकर करती है? ये हिपेटोसाइट्स, लिवर की जो सेल्स होती हैं वहाँ यूरिया की सिंथेसिस होती है, ठीक है। अब अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो CO2 HCO3 मीन्स CO2 की फॉर्म का ही HCO3, अमोनिया NH4, एस्पार्टेट यूटिलाइज हुआ है, ये एस्पार्टेट आपका 3 ATP कहाँ कहाँ यूज हुए हैं? 2 ATP यहाँ पर और 1 ATP यहाँ पर, ठीक है। 3 ATP 2 H2O, वाटर कहाँ यूज हुआ है? यहाँ पे आर्जिनिन ने वाटर के साथ मिलके आपका यूरिया बनाया एज वेल एज ऑर्निथिन बनाया, ठीक है। तो क्या मिला आपको? यूरिया मिला, फ्यूमारेट मिला। फ्यूमारेट कहाँ चला जाएगा? TCA साइकिल में। 2 ADP और 1 AMP। ध्यान से सुनिए, देखिए 2 ADP तो यहाँ से मिले हैं हमें, 2 ADP यहाँ से मिले हैं हमें और AMP हमें यहाँ से मिला है। जब एस्पार्टेट सिट्रुलिन के साथ मिला था तो उसने जब आर्जिनोसक्सिनेट बनाया तो उसने एक AMP दिया हमें,
2 फॉस्फेट ग्रुप को यूज़ किया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट्स आर कंज्यूम्ड इन द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। यूरिया की एक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए चार हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप यूज हो गए, कंज्यूम हो गए, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आई, एक यूरिया के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए 4 फॉस्फेट ग्रुप आपके कंज्यूम हो गए। आई होप आपको ये यूरिया साइकिल अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी अदरवाइज कमेंट में आप मुझसे पूछ लीजिए डाउट। मैंने टेलीग्राम पर भी डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञानवर्षा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। इसका एक पार्ट रह गया है, रेगुलेशंस वगैरह रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका अमाइनो एसिड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मटेरियल है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।